नमस्कार, मैं धनंजय कुमार। आज संडे की विशेष सभा में चौपाल में जो 5 बजे हम करते हैं, आपका स्वागत है। मैं कुछ वीडियोज दिखाता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे। पहले वीडियो देख लीजिए, ये सुनिए पहले राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। इस कैंपेन का पूरा समर्थन कीजिए। प्लीज सपोर्ट दिस कैंपेन फुली। हमारे वेबसाइट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, डेटा है। आप इस मूवमेंट में शामिल होइए और हिंदुस्तान में जो वोटर चोरी हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। धन्यवाद। अब देखिए बिहार कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं, वो सुनिए। इलेक्शन कमीशन को और जवाब देता है बीजेपी, और इनको इतनी प्रवक्ता के तरह काम कर रहे हैं जैसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन उनके पॉकेट में है। इसलिए ये सारे मुद्दे आपके सामने है। आप लोग प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, कहीं आप भी अपने देख लें अपने बूथों पर कि आपके परिवार के कहीं नाम कहीं छूटे तो नहीं है, आपके परिवार के कहीं जो है दूसरे का फोटो तो नहीं चिपक गया है। इसलिए आप भी श्योर हो लें, और नहीं तो पता चलेगा कि आपका पटना में आप रिपोर्टिंग करते रहें और आपके घर पर आपकी वोट चोरी हो गई। अब तेजस्वी क्या कर रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। या फर्जीवाड़ा कह सकते हैं, ये आप लोगों पर छोड़ते हैं और बिहार की जनता पर छोड़ा जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से पहले आपको सामने वाले स्क्रीन पर कुछ जो है दिखाया जाएगा। ये वोटर लिस्ट जो अभी SIR ड्राइव में जो हुआ है वो SIR के बाद की है। ये मोदी जी के खास और खास बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। इनका 2 EPIC नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, और उम्र भी अलग अलग है, यानी उम्र घोटाला भी है और फर्जीवाड़ा। ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का है, आप देख सकते हैं 757। नमस्कार सर। पिता का नाम आप मैच कर सकते हैं। इसमें आयु जो है 60 वर्ष जो है दिखाई गई है। ये जो अभी जो SIR जो हुआ है अगस्त में जो रिलीज किया गया है, ये उस सूची में भी नाम है। तो हम लोगों ने इसको निकलवाया है। ये देखिए लखीसराय का है, इसमें उम्र 57 वर्ष है, और ये भी 2025 का जो SIR जो अगस्त में नया जो निकला है ये उसमें, तो आप समझ सकते हैं ये जो 2024 यानी फरवरी जनवरी के माह में जो निकला था जो लिस्ट, ये बांकीपुर का है। तो बांकीपुर का 2 है, एक जो फरवरी वाले में था और एक जो अगस्त वाले में, और लखीसराय वाला जो अगस्त में एनरोलमेंट है। तो ये वोटर लिस्ट का है जो अभी सूची निकली है। ये देखिए इसमें नाम, नंबर जो है, पिता का नाम, EPIC नंबर वगैरह जो है सब मिल जाएगा। अब आप चाहेंगे कि दोनों विधानसभा का दिखाओ, अब ऑनलाइन चेक किया जाए, आप देख सकते हैं एक्सेप्टेड। ये कहाँ का है? लखीसराय का। अब बांकीपुर का लगाओ, EPIC नंबर डिटेल है यहाँ। अब बांकीपुर का लगाया जाए। अभी मुख्यमंत्री जी का बिजली पे है क्या? हाँ, इसीलिए हालत आप लोग देख सकते हैं क्या स्थिति है। तो देखिए आश्चर्य का बात है कि आपके पास 2 EPIC नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को, जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नई, ये उस सूची में भी है दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में।
तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जो है लोगों को अब पता होना चाहिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कई हमारे साथी, क्योंकि 4 साथी फिलहाल जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र भाई साहब भी आ गए हैं, उनको भी जोड़ ही लेते हैं। हमारे साथ देखिए 5 साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है हेमंत भाई, नमस्कार, आपका स्वागत है। पटना से वरिष्ठ पत्रकार है और बिहार जो है इसी केंद्र में है आप सब जो लोगों को SIR नमस्कार। जो वोटों का खेल चल रहा है। और हमारे साथ विनय भाई है। विनय भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार है, पौंडीचेरी में है। हमारे साथ प्रफुल्ल भाई हैं। प्रफुल्ल भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेखक हैं और पश्चिम बंगाल में है। और हमारे साथ सुनील जी हैं। सुनील जी नमस्कार, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है। और हमारे साथ सुरेंद्र दुबे भाई साहब। भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत। आप लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और आप तमाम साथी जो स्क्रीन पर है नंबर में, जो साथी हमारे कमेंट बॉक्स में है, आप सबको भी नमस्कार, आपका स्वागत है। हमने वीडियो जान करके पहले दिखाया कि आपको समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है, कौन क्या बोल रहा है। एक बार देखिए, अभी ये हुआ है कि चुनाव आयोग को जवाब देना था सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट को उसने जवाब देते समय कहा कि ये जो 65 लाख मतदाताओं की बात कर रहे हैं, स्क्रीन पे मैं वो भी दिखाता हूँ। बिहार SIR पर सुनवाई से पहले चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। कहा, ड्राफ्ट लिस्ट से हटे नामों की लिस्ट सार्वजनिक करना जरूरी नहीं। कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जिन जिन लोगों के नाम आपने हटाए हैं उसकी भी एक सूची जारी कीजिए। लेकिन कहा उसने कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत हमें बाध्य किया जा सके कि हम पूरी लिस्ट जिनका नाम हटाया गया उसको आपके सामने रखें। और ये कहा कि जो मतदाता है जिनका नाम छूट गया है उनको सुनवाई का और दस्तावेज रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा, और 2 स्तरों पर अपील की सुविधा दी जाएगी। ये सारी जानकारी उन लोगों को दी जाएगी जो इस मामले में व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होंगे। और साथ में ये भी कहा कि हलफनामे में कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट में छूटे हुए नामों की लिस्ट अलग से लिस्ट बनाने का कोई नियम नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाली याचिकाकर्ता लिस्ट को अधिकार की तरह नहीं मांग सकते। कोर्ट को गुमराह करने के लिए याचिकाकर्ताओं पर हर्जाना लगाना चाहिए। और 1 अक्टूबर 2025 तक जो 18 वर्ष के हो जाएंगे उनके नामों को एडवांस शामिल कर दिया जाएगा। उनके भी फॉर्म लिए जा रहे हैं। और ये जो है कि जिनकी लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया उनको जो है शामिल कराएं हम। ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम उनके बारे में बताएं कि किन किन लोगों का हुआ है। और ये जो मतलब हर्जाना भी वसूला जाए, ये बता रहा सुप्रीम कोर्ट को, बता रहा चुनाव आयोग कि आपको ऐसे काम करना चाहिए। उसके अलावा देखिए, राहुल गांधी ने फिर से, मैं वापस वो वीडियो दिखाता हूँ, राहुल गांधी ने लोगों से आह्वान किया। सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब दिया चुनाव आयोग ने, ये देख लिया आपने, तारीख पे तारीख सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से जो जवाब आया वो। और देखिए राहुल गांधी जो कर रहे हैं, फिर से एक बार देखिए। इस कैंपेन का पूरा समर्थन कीजिए। प्लीज सपोर्ट दिस कैंपेन फुली। हमारे वेबसाइट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, डेटा है। आप इस मूवमेंट में शामिल होइए और हिंदुस्तान में जो वोटर चोरी हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। धन्यवाद। वोट चोरी रोकने के लिए सीधा कहा जा रहा है कि पब्लिक से कहा जा रहा है कि आप आइए, हमारे से जुड़िए। मैं आता हूँ सुनील जी पहले आपके पास। ये जो चुनाव आयोग ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कि हम जो है लिस्ट नहीं देंगे, कोई नियम नहीं है, और जो लिस्ट मांग रहे हैं उनका अधिकार नहीं है, उन पर जुर्माना लगाइए, ये क्या कह रहा है चुनाव आयोग, क्या कहना चाहता है? धन्यवाद अंजय जी। चुनाव आयोग गलत कर रहा है। आप एकेडमिक बहस मत कीजिए। जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 10 स्पष्ट रूप से कहती है कि जो ड्राफ्ट मतदाता सूची भी अगर आप बना रहे हैं तो उसको आप उस बूथ पे सार्वजनिक करेंगे। कोई व्यक्ति कैसे आकर के अपनी आपत्ति दाखिल करेगा, चाहे आपत्ति दाखिल नहीं करेगा, अगर उसको पता ही नहीं है कि मेरा नाम है कि नहीं है।
मैंने जो आवेदन पत्र जमा किया था, जो मैंने अभिलेख दिए थे, उसको निर्वाचन अधिकारी ने, बीएलओ ने स्वीकार किया है कि नहीं स्वीकार किया, उसको जानकारी कैसे होगी? सार्वजनिक करने का नियम है, ये ठीक है कि आप उसमें कहा गया कि उस पोलिंग बूथ पे आप इसको सार्वजनिक करेंगे। तो जब अगर आप उसको सार्वजनिक कर रहे हैं तो किसी को देने की तो मनाही नहीं होती इसमें, क्योंकि पूरा का पूरा एक अभियान आपने चला रखा है मतदाता सूची को नई मतदाता सूची बनाने की, तो आप राजनीतिक दलों को क्यों नहीं देंगे? क्या इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के दौरान या मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान आप मतदाता सूची राजनीतिक दलों को नहीं देते हैं? ये नियमतः आवश्यकता है आपकी। आप अगर यह टेक्निकलिटी में बात करते हैं कि जो पेटिशनर्स हैं उनके बारे में आप कह रहे, तो ये बेमानी बात है ना। अगर मतदाता सूची को सार्वजनिक करने की बाकायदा इसका विज्ञापन होता है कि इस तारीख से इस तारीख तक मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा, पुनरीक्षण समाप्त होने के बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट है वह आपके पोलिंग बूथ पर चस्पा की जाएगी, आप उसको देख करके आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, आप संतुष्ट हो सकते हैं। जब सार्वजनिक करने की जिम्मेदारी है कानूनन, तो देने की मनाही कैसे हो गई या बाध्यता? ठीक है, आप कह सकते हैं बाध्यता मेरी नहीं है, लेकिन देंगे क्यों नहीं आप इस कानून में कोई ऐसी बाध्यता, कोई गोपनीय तथ्य है क्या कि आपकी स्ट्रेटजी तय हो रही है? मतदाताओं को शामिल करना चाहे मतदाताओं को सूची से बाहर करना एक सार्वजनिक कार्य है और पूरे पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। नियमानुसार ये भी है कि जिसको यही निर्वाचन आयोग कहता रहा है कि अगर आप किसी को मतदाता सूची से अलग करते हैं तो भी आप उसको नोटिस देंगे, ये नियम है जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 में। उसका जवाब आप सुनेंगे और उसकी अपील भी आप सुनेंगे। अगर बीएलओ के स्तर पर यह होता है कि वो हमारे द्वारा दाखिल किए गए अभिलेखों को स्वीकार नहीं करता, तो सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हमारी बात को सुनेगा अपील में। अगर मैं उससे असंतुष्ट नहीं होता हूं तो मैं जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जाऊंगा। ये पूरी प्रक्रिया है इसमें। इसीलिए कहा जाता है कि आप बहुत 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की समय अवधि में आप पुनरीक्षण का काम नहीं कर सकते, या इस तरह का जो सघन अभियान है वो आप नहीं चला सकते। तो अगर मतदाता सूची को सार्वजनिक करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है नियमानुसार, तो आपको राजनीतिक दलों को देने में क्या दिक्कत है? और अगर आप नहीं देने के बहाने ढूंढ रहे हैं तो गोया कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पुष्ट होते हैं आपके ऊपर। क्यों नहीं देंगे आप? राजनीतिक दल भी स्टेक होल्डर हैं निर्वाचन प्रक्रिया की, उनकी बड़ी भागीदारी है। और आपने मतदाता सूची को तैयार करवाने में या आवेदन पत्र जमा करवाने में राजनीतिक दलों के एजेंटों का आपने साथ लिया। बीएलओ आपके थे, बीएलए उनके थे, पोलिंग बूथ लेवल एजेंट उनके थे राजनीतिक दलों के। 51,000 एजेंट तो अकेले लगा रखा था बीजेपी ने, जो दूसरे नंबर की पार्टी है वहां। और आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, वामपंथी दल सबके एजेंट हैं और रिकॉर्ड पर हैं वो। आपने राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा तो क्यों मांगा भाई? अगर आपको राजनीतिक दलों से कुछ शेयर करना ही नहीं था और आप शेयर करना है, आपकी जरूरत नहीं है, तो फिर आपने को क्यों इन्वॉल्व किया? ये तो आप यह बात बिल्कुल बेमानी है, यह कहीं से भी स्वीकार नहीं की जा सकती। और चूंकि एक ऐसा अभियान आप चला रहे हैं जिसमें एक नई मतदाता सूची बननी है, तो कोई व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल है नहीं है, अगर नहीं है तो किन कारणों से नहीं है, वह उसको आप दिवंगत डिक्लेयर कर दिए हैं, उसको आप अस्थायी रूप से शहर छोड़ के चले जाने वाले श्रेणी में रखे हुए हैं, या कई जगहों पर उसका नाम होने का आपने आरोप लगा रखा, किन कारणों से आपने उसका नाम हटाया? वो जानेगा नहीं, और अगर नहीं जानेगा तो अपनी आपत्ति कैसे दाखिल करेगा और आपके निर्णय को कैसे चुनौती दी जाएगी? तो सार्वजनिक करना, ड्राफ्ट मतदाता सूची को सार्वजनिक करना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। ये जरूर है कि उस पोलिंग बूथ पे आप उसको सार्वजनिक करेंगे। तो अगर ये नियम है सार्वजनिक करने की, तो आपको राजनीतिक दलों को भी देना होगा जी। और अगर आप न देने का कारण ढूंढ रहे हैं तो ये केवल यह है कि आप अपने कुकृत्य को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आरोप राजनीतिक दल लगा रहे हैं, राजनीतिक दलों के नेता लगा रहे हैं, उन आरोपों की पुष्टि होती चली जाएगी। तो ये तो कहीं से भी कानूनन सम्मत नहीं है। आपकी जिम्मेदारी बनती, जो कोई भी व्यक्ति, इवन सिविल सोसाइटी,
सिविल सोसाइटी भी आपकी मतदाता सूची को तैयार करने में मददगार होता है। सिविल सोसाइटी के लोग एनजीओ तमाम लगते हैं लोगों को इस बात के प्रेरित करने में कि आप मतदाता सूची अपना नाम दर्ज कराइए। आप जगह जगह जब आप नए मतदाताओं का नाम, जो पहली बार मतदाता सूची में शामिल होने वाले होते हैं, उनका नाम दर्ज करने के लिए स्कूल कॉलेजेस में जगह जगह आप कैंप लगाते हैं। किस बात के लिए लगाते हैं? और ये नियमानुसार है। और पता चला कि अगर हम किसी ने कहा कि मेरा नाम हमारे यहाँ अभिलेख लीजिए, आप उसको माने कि नहीं माने, कहां से जानेगा वो? जब आप अंतिम लिस्ट जब जारी कर देंगे आप, जिसमें उस अंतिम लिस्ट जारी करने के बाद कोई फेरबदल करने का प्रावधान नहीं है, तब आप लोगों को बताएंगे। और मतदाता सूची अब तो नियम बन गया है ना कि मतदाता हर मतदाता के घर चुनाव के पहले आपको पर्ची भेजनी पड़ती है। किस बात की गोपनीयता भाई आपके पास? क्यों नहीं देंगे आप? तो मतदाता सूची न देने के जो बहाने ढूंढ रहा है निर्वाचन आयोग, या एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम नहीं है, या लोकतांत्रिक पद्धति में को अपनाने का तरीका नहीं है। ये लोगों का विश्वास कायम करने के लिए यह आवश्यक है कि आप पारदर्शी तरीके से काम करें। पारदर्शिता के लिए आवश्यक है कि जो मतदाता सूची आप तैयार कर रहे हैं, जो ड्राफ्ट लिस्ट आपके पास है, वो आप जो स्टेक होल्डर्स है, राजनीतिक दल है, सिविल सोसाइटी है, उसके साथ आप शेयर करें। आप उन लोगों का नाम में सार्वजनिक करें जिनको आपने मतदाता सूची से बाहर किया हुआ है, जो 66 लाख हुआ। सामान्य संख्या है क्या ये? आप उनको उनके साथ शेयर करें और इस आपको ही पता चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि निर्वाचन आयोग ने जिन 4 नए अभिलेखों को शामिल करने के लिए आपको सुझाव ही दिए थे, न्याय के हित के कारण, न्याय के पक्ष में उससे सुझाव दिए थे, कोई अपनी मर्जी से सुझाव नहीं दिखा था। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को शामिल कीजिए SIR में। तो यह भी स्पष्ट हो कि आपने इसको माना कि नहीं माना, और आपने नहीं माना तो क्यों नहीं माना। तो पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए आवश्यक है कि आप मतदाता सूची को न केवल सार्वजनिक करें, राजनीतिक दलों के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ शेयर करें। कानूनन इसको शेयर करने से रोकना, यह इसका प्रावधान कहीं नहीं है। आपको वो तरीके सोचने पड़ेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को उपलब्ध करा दें, किस तरीके से आप सबका जन विश्वास हासिल करें। यह तो जन विश्वास हासिल न करने की कोशिश है, या कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। जी ठीक है। प्रफुल्ल भाई, मैं आपके पास आता हूँ। ये बतलाइए कि ये जो ये भी कहा है चुनाव आयोग ने, वो तो मुझे सुनील जी ने कहा ही, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों। और देखिए, हमारे 2 साथी लिख रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी समझना, कि सुप्रीम कोर्ट जो संविधान का कस्टोडियन है, ये देखिए लिख रही हैं फातिमा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन है। वेरी नाइस जोक। ऐसे ही आपको याद होगा जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मसला था, उसमें SBI ने कहा था कि हम बाध्य नहीं है, फिर कहा कि 3 महीना लगेगा, फिर जब धमकाया सुप्रीम कोर्ट ने कि देना पड़ेगा तो तुरंत ला करके दे दिया। ये चुनाव आयोग जो कह रहा, क्या चुनाव आयोग इतनी बड़ी संस्था है संवैधानिक तौर पे कि वो जो है जो चाहे करे, कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई उसको प्रभावित नहीं कर सकता? सुप्रीम कोर्ट के सामने वो जवाब दे, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी नहीं है, जनता के सामने भी जवाब देने, क्या इतना बड़ा संवैधानिक संगठन है? नमस्कार सभी को। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सुनील सर ठीक कह रहे थे। और देखिए वो क्या चालाकी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चालाकी इस्तेमाल ये कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने सूची से नाम किसी का निकाला नहीं, बल्कि कुछ लोगों का नाम शामिल किया है और कुछ का नाम शामिल नहीं किया है। वो जो बता रहे हैं उसकी देखिए, वो बारीक लड़ाई, शब्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, नुक्ताचीनी की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शामिल न किए गए लोगों के नामों की सूची देने की कानूनी बाध्यता नहीं है। जैसे ही ये साबित होगा कि निकाले गए नामों की आप सूची दीजिए, वहां वो बाध्य हो जाएंगे। चूंकि उन्होंने पूरा का पूरा वोटर लिस्ट ही खारिज कर दिया है और उसको नए सिरे से बनाया है। जब सुप्रीम कोर्ट ये सवाल पूछेगा कि इसका मतलब क्या होता है, शामिल न किए गए और निकाले गए नाम का क्या मतलब है, फिर वो एक क्लॉज इस्तेमाल करते हैं, पात्र मतदाताओं को नहीं निकाला जाएगा। कौन पात्र है, कौन पात्र नहीं है, ये फैसला तो आप एक तरफा कर लेंगे,
आप उसकी पात्रता की परख कैसे करेंगे बिना उस आदमी को सुने हुए? अनहर्ड कैन नॉट बी डिसाइडेड। बिना सुने हुए आप उसके बारे में फैसला नहीं कर सकते हैं। आप कैसे कर लेंगे? आपने कैसे किया? ये सवाल उठेगा। तो ये दे क्यों नहीं रहे हैं? ये सवाल महत्वपूर्ण हो सकता है कि ये फिर दे क्यों नहीं रहे हैं? ये इसलिए नहीं दे रहे हैं कि बहुत सारे मतदाताओं का नाम जो इन्होंने शामिल उसमें पहले किया था, और अब जिनको ये जो हमारे राजनीतिक पार्टी जो इंडिया गठबंधन या कांग्रेस या राहुल गांधी जो अपना गहन निरीक्षण नजर उस पर रखे हुए हैं, तब ये इनको साबित करना होगा कि पहले इनका नाम किन आधारों पर शामिल किया गया था, जिनको आज आपने हटा दिया है, और आज किन आधारों पर इन्हें आपने हटा दिया, और जिन आधारों पर आप आज ने हटाया है वो जब समरी रिवीजन कर रहे थे उस समय में वो आधार प्रभावित थे कि नहीं थे। इसलिए इन तमाम बातों के झमेले में वो कानूनी पेंच ले रहे हैं कि हमें शामिल, जिनको शामिल नहीं किया गया है उनका नाम बताने की बाध्यता नहीं है। ये तो बिल्कुल सही बात है, और ये तकनीकी बात है कि भाई कौन कौन नहीं जाएगा। मान लीजिए किसी ट्रिप में हम लोग जाते हैं, कोई आयोजन करते हैं, तो आप यहाँ पर क्या सूची देंगे कि आपके कार्यक्रम में कौन कौन से लोग आएंगे, आज भाग लेंगे, गेस्ट पैनलिस्ट होंगे, इसकी सूची ही दे सकते हैं ना। कौन कौन नहीं आएंगे इसकी सूची आप कैसे देंगे? या देने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ जो तकनीकी खेला वो खेल रहे हैं, अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट उनका वो उतार देगा। जो मैं कहना नहीं चाहता हूं वो उतार देगा। देखिए होता क्या है। हाँ, मैं सारी बातें तो नहीं कर सकता हूँ ना। मैं इस देश का एक विनम्र नागरिक हूँ, और मैं अपने औद्धत्यपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं के बारे में क्या कह सकता हूँ? जी नहीं, विनम्र नागरिक तो मैं भी, विनम्र नागरिक तो हम भी हैं, लेकिन इतनी विनम्रता भी नहीं अच्छी लगती है कि हम कठोर सवाल न करें। मेरा नाम विनय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मुझे तो विनय लाना पड़ता है ना। विनय भाई के पास। लेकिन मैं एक नहीं, नाम आपका प्रफुल्ल है, तो विनय के बगैर प्रफुल्ल आदमी हो ही नहीं सकता। ये भी सही है। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आप लोगों को देखकर वैसे ही प्रफुल्लित से आता हूँ, क्योंकि मौसम हमारे बंगाल में अभी भी, पश्चिम बंगाल में अभी भी मौसम को लोग हेमंत शिशिर के नाम से जानते हैं। बिहार में आप हेमंत को नहीं जानते होंगे, शिशिर की बात चर्चा नहीं होती होगी, हम लोग अभी भी बोलते हैं। बहरहाल मैं ये कह रहा था, आपसे एक अनुरोध यह भी कर रहा था कि देखिए ये जो वेबसाइट का नाम दिया है ना सपोर्ट करने के लिए, काइंडली जरा उसको डिस्प्ले कर दीजिए। वो उन्होंने उसमें दिया है, वो voterchoor.in करके शायद दिया है। अगर वो डिस्प्ले हो जाएगा तो लोग उसको सपोर्ट करेंगे, और मतलब लोगों को सपोर्ट करने का। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। इस कैंपेन का पूरा इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज, नाम दिया है जो भी हो। अगर इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। इस कैंपेन का पूरा समर्थन कीजिए। प्लीज सपोर्ट दिस कैंपेन फुली। हमारे वेबसाइट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, ये देखिए, ये है इनका वेबसाइट, वोट चोरी डेटा है। आप इस मूवमेंट में शामिल होइए और हिंदुस्तान में जो वोटर चोरी हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। धन्यवाद। दूसरी बात मैं 10 सेकंड में ये कह रहा हूं, ये देखिए ये सब सारी चीजें जो है वो है ये कि जोर जबरदस्ती का मामला है, ये सत्ता की ताकत का मामला है। हमारा गणतंत्र चरमरा रहा है, हमारी चूल्हे मतलब कसमसा रही हैं। और जब भारत का इतना बड़ा देश है, इसका इतना धीरज है, इतना इसके नीचे जमीन पुख्ता है, पुख्ता जमीन जब गड़बड़ाती है तो बहुत विध्वंस लाती है। ये नहीं जान रहे कि ये कौन सा खेल खेल रहे हैं, और जब उस खेल के अंजाम सामने आएंगे, शांति चित्त और शांति प्रिय दुखशह जनता जब उत्तप्त होकर के जाएगी। 11 तारीख को ही इसकी झलकी, कल ही है ना 11 तारीख, कल ही इसकी झलकी मिल जाएगी। जब संसद से विपक्षी दल और लोग जो दिल्ली के होंगे वो जब मार्च करेंगे चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ, तो समझ में आ जाएगा। और उसके बाद कार्यक्रम तो यह भी बन सकता है
कोई सूत्र की खबर नहीं है। लेकिन कार्यक्रम तो यह भी बन सकता है कि जो प्रत्येक प्रांत जो है, हमारे जो राज्य हैं, राज्य के जो मुख्यालय यानी कि राजधानी है, वहां के भी जो चुनाव अधिकारी हैं, उनको भी इस तरह के जुलूस का सामना करना पड़ सकता है। बात न बनी तो ईआरओ जो है, जो रिटर्निंग, यहाँ इलेक्ट्रल रिटर्निंग ऑफिसर से मेरा आशय है, रिकॉर्डिंग ऑफिसर से नहीं, जो डीएम होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, तो जो रिटर्निंग ऑफिसर तक भी बात पहुंच सकती है। तो हम देखेंगे कि ये आंदोलन कैसे ये बनेगा। साहब, कानून से देश नहीं चलता है, देश चलता है तो कानून बनता है, ये ध्यान रखिए। देश चलता है तब कानून बनता है, कानून से देश नहीं चलता, नहीं बनता। बिल्कुल सही, बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। विनय भाई, मैं आपके पास आता विनय सर जी, कुछ बोल रहे हैं? बस आधा मिनट विनय सर। देखिए, अभी बुद्धिजीवी लोग, नामी गिरामी बुद्धिजीवी लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं, और वो चर्चा कर रहे हैं क्या कि ये अपूर्त है, ये थोड़ा सा अधूरा अधूरा है, उनको कम से कम 10 लोकसभा का आकलन करना चाहिए था। अरे, एक विधानसभा का आकलन करने में 6 महीना लग गया, सारा काम राहुल गांधी ही कर देंगे। तो आप क्या बैठ करके वहां उनकी कॉपी जांचने के लिए पत्रकार बने हुए नामी गिरामी? आप कीजिए, करवाइए ना, एक ही में कर लिया। कुछ बोलते हैं, हालांकि विपक्ष को अधिकार है, मगर यह तो देखिए कि मुद्दा क्या ला रहे हैं। कुछ तो प्रभु ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने किया तो है, लेकिन उनकी आदत है कि वो मुद्दों में बने रहना चाहते, मुद्दों में नहीं, खबरों में बने रहना चाहते हैं। यही तो चाचा को पूछो ना, जिनके रगों में सिंदूर बहता है, कि वो खबरों में बन रहे थे कि मुद्दों में बन रहे थे। तो जो हमारे जो प्रफुल्ल जिन समूह का उल्लेख कर रहे हैं, सब उल्लेख करने लायक हैं। ये सब ये जितने लोग हैं, अगर ये अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे होते तो ये स्थिति नहीं पैदा होती। ये तो कहते हैं ना कि कांग्रेस लेने लायक भी नहीं है। ये इन्होंने इस देश का बड़ा कर दिया है। कितना बड़ा इशू है, इस देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, और आप इसको घुमा जलेबी बनाए हुए हैं। मुद्दा नहीं है, मुद्दे को बनाए नहीं रखते हैं, सतत नहीं रहते हैं, भाग जाते हैं, परा जाते हैं। क्या है, उनको भागने पर आ रहे तो भाई तुम तो करो अपना काम। ये सब बात करने लायक नहीं है प्रफुल्ल जी। तो वो कर तो रहे हैं, वो सरकार की चाटुकारिता कर तो रहे हैं, सरकार की चमचागिरी कर तो रहे हैं, विधानसभा हमको भेज दो, ये कर दो, वो कर तो रहे हैं। वही देखिए सुनील सर, मैं जो इसके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, ये नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि इस सरकार के दौरान हुआ ये कि बीच में जो ग्रे एरिया था, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में, वो बिल्कुल कम हो गया है। और आपको ये सुविधा हासिल नहीं है कि आप फांद करके कभी इधर चले जाएं, कभी उधर चले जाएं। आपको एक तरफ रहना होगा और आप नंगा होंगे। अब जब नया शासन आएगा तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ही नहीं, ऐसे पत्रकारों की वैधता, विश्वसनीयता को भी प्रश्नांकित करने की जरूरत होगी। और आपके जैसे जो पत्रकार हैं, विनय ठाकुर हैं, धनंजय कुमार हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सुरेंद्र सर हैं, बोलेंगे मेरा नाम नहीं लिया, सुरेंद्र सर तो ही है। सर हैं जो अपने अपने जोखिम पर ये सारी बातें कह रहे हैं। उनके साथ अगर ये नामी गिरामी बुद्धिजीवी आ जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं नहीं हमारी बौद्धिकता तो ये है, सर जब ठीक है, जब यथार्थ से सामना होता है ना, तो सारी बौद्धिकता और बुद्धिमत्ता 2 मिनट में हवा पानी लेने कहीं बाहर चली जाती है। अद्भुत औद्धत्य है सर। प्रफुल्ल भाई, मैं वापस आना चाहता हूँ, लेकिन विनय भाई पर पहले चलता हूँ। विनय भाई देखिए कि हमारे साथी लिख रहे हैं, फातिमा खान लिख रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संविधान के आर्टिकल 324 पढ़ लेना चाहिए। एक बार कि भारत का संविधान मतदाता सूची के बारे में क्या इंस्ट्रक्शन देता है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ये लोग निर्लज्जता की सभी सीमाओं को लांघ चुके हैं और इससे ज्यादा जघन्य कार्य कर चुके हैं। ये किसी भी हालत में सत्ता नहीं छोड़ेंगे। अगर नायडू और नीतीश समर्थन वापस ले ले तो वो भी सत्ता नहीं छोड़ेंगे। और ये कह रहे हैं, सौरभ टेक स्टूडियो कह रहे हैं कि क्या क्या देखना सुनना पड़ रहा, संविधान का संरक्षक बनने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ही संविधान का भक्षक बन गया है। और देखिए बहुत लोग गुस्से में,
और बहुत कुछ लिख रहा है। देखिए ये भी हमजा लिख रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगा तो जनता मनवा लेगी, जनता से बड़ा कोई नहीं है। विनय भाई मैं आपके पास आता हूँ, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये जो अराजकता, इसको मैं अराजकता बोलता हूँ। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में हर कोई आम आदमी के प्रति जवाबदेह है। लोकतंत्र में हर कोई संविधान के प्रति जवाबदेह है। नहीं समझ में आया कुछ, अगर ज्ञान ज्यादा कम है तो आप ऊंचे पद पे चले गए हैं, ज्ञान कम हो, कोई जरूरी नहीं कि ऊंचे पद पे जाने के लिए ज्ञान होना जरूरी है। तो आपको प्रियम्बल पढ़ लेना चाहिए। प्रियम्बल में बड़ा शॉर्ट है, बड़ा बढ़िया लिखा हुआ, प्रियम्बल पढ़ लीजिए आप। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके खड़े हो जाइए, सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या कह रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी खड़े होने को तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या जो राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि वो आम आदमी के पास ही जाने की बात कर रहे हैं, आम आदमी का आह्वान कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी अब आखिरी रास्ता अख्तियार कर रहे हैं कि इसके बाद कोई रास्ता नहीं है, इसी रास्ते पे हमको जाना पड़ेगा? धन्यवाद धनंजय जी। देखिए मैं प्रफुल्ल सर की बात को ही आगे करूंगा कि देखिए आज नौबत ये आ गई है जो वजनदार पत्रकारों की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे जैसे हमारे यहाँ वजनदार पत्रकार बढ़ते गए वैसे वैसे उनका बात का वजन घटता गया है। आज आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो प्रेस क्लब में जो है वो जो बयान देते हैं उसका कोई असर नहीं होता है शासन पे। और देखिए एक बात क्या है, आप हमारे यहाँ जो देसी में जो कहा जाता है ना कि सोए हुए व्यक्ति को आप उठा सकते हैं लेकिन जगे हुए व्यक्ति को आप नहीं उठा सकते। जो जगा हुआ व्यक्ति है आंख बंद करके बैठा है उसको आप नहीं। देखिए हमारे संविधान में बहुत क्लियर कट है ना, हमारा संविधान जो है वो बीच का है ना, ब्रिटिश मॉडल है ना अमेरिकन मॉडल है। जो ब्रिटिश मॉडल है उसी में सिर्फ है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब जो कानून लिखा हुआ है अगर हमने उसको सारी चीजें मान ली तो वो कानून है, उसमें फिर कुछ चुनौती नहीं है। संसद अंतिम है, संसद ने अगर कह दिया कि कल से सारे लोग जो है कमीज जो है उल्टी पहन करके आएंगे तो सब लोग उल्टी पहन के आएंगे, कोई इस पे सवाल नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा संविधान है उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी शामिल है, जिसमें इस बात की बात है कि अगर, क्योंकि अमेरिका का यह अनुभव था कि जो चुने हुए लोग हैं वो भी गलत हो सकते हैं। यहाँ जूरिस्प्रूडेंस की बात आती है कि चुने हुए लोग भी गलत फैसला ले सकते हैं, इसीलिए न्याय का जो मूलभूत सिद्धांत है उसकी कसौटी पे कसा जाएगा। न्यायालय तय करेगी कि ये कानून उचित है नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो बेसिक बात है, जो फंडामेंटल राइट्स को लेकर के जो बहस चली उसमें ये स्थापित है। अब ये चुनाव आयोग पता नहीं कौन सी किताब पढ़ रहे हैं वो संविधान की, और कैसे वो व्याख्या कर रहे हैं भगवान जाने, है ना। तो जो मूल और सबसे मोटी बात जो है कि जो देश है ना, देश लोगों के मानस में बसता है, ये कानून में किताब में नहीं बसता है। और सारे कानून तभी वैध होते हैं जब देश की जो बड़ा मानस है उसको स्वीकार करता है। तो वैधता अवैधता जनता तय करती है। अभी तक जो शासन जो है लोगों को ये इस बात से भरमाने में साबित सफल रहा है कि वो जो कर रहे हैं किंचित सही है ना, चाहे वो जनता के फॉल्ट लाइन्स को पकड़ के, ये दोष को पकड़ करके। लेकिन अब जहां राहुल गांधी चोट कर रहे हैं और जहां से असर हो रहा है, जिसके लिए उस दरवाजे को वो पूरी ताकत से बंद करना चाह रहे हैं, वो ये है कि जनता के बीच वो जा रहे हैं, क्योंकि जनता से आप कोई चोरी पकड़ नहीं सकते। कौन आदमी मर गया, कौन आदमी जी गया, कौन आदमी वहां का वास्तव में है, कौन आदमी वास्तव में नहीं है, क्योंकि कई बार हम पत्रकार भी उस चीज को कागज से और कानून से भी नहीं पकड़ सकते। जैसे एक आदमी ने कहा कि हो सकता है कि एक घर में 50 मतदाता हो सकते, क्योंकि एक ही परिवार के लोग हो, घर मकान संख्या एक ही हो। शहरों के हिसाब से हम सोचते हैं, गांव के हिसाब से नहीं सोचते। लेकिन जो व्यक्ति वहां रह रहा है उससे बड़ा, और राजनीतिक पार्टियों को भी लौट करके मतदाताओं के पास जाना चाहिए, और मतदाता ही जो है
इसकी सबसे बड़ी गारंटी है कि जो लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि सिर्फ चुनाव जो है वो लोकतंत्र की गारंटी नहीं है। लोकतंत्र की गारंटी है कि उसके जो विभिन्न संस्था हैं वो उस हिसाब से आचरण करें जो उनसे अपेक्षा की गई है, और लोगों को वास्तव में विकल्प दें। ये नहीं बताया कि आप पंडित हैं तो आपको इसी पार्टी को वोट देना पड़ेगा, और आप फलाना है तो इसी पार्टी को वोट देना पड़ेगा। अगर आपको मुसलमान को ठीक करना है तो इस पार्टी के साथ रहिए, अमेरिका को धूल चटाना है तो इस पार्टी के साथ रहिए। ये नहीं, वो जो है लोगों को सोचने समझने का, सोच समझ के विकल्प को एक्सरसाइज करने का मौका देना चाहिए। और सही मायने में कि जो है वो जब हम देख रहे हैं, हमारे पास सर्कमस्टांशियल एविडेंस है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति से लेकर के उसके बयान तक इस तरह, माने जैसे कंपास होता है ना, कि कंपास बता देता है कि नॉर्थ साउथ किधर है ना, तो ये जो बयान जो है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि संस्थाएं जो है लोकतंत्र को मजबूत कर रही है या लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। बाढ़ आ रही है, लोग परेशान हैं, आपने बिल्कुल 1-1.5 महीना में कर दिया। राजनीतिक पार्टियों का मदद भी ले रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों को कुछ साझा नहीं कर रहे हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है। और आपने तो वो दिखाया भी कि देखिए भाई, उधर पीके से हम लोग वास्ता करें ना करें, वो अलग पोल पट्टी खोलने में लगे हुए कि सम्राट चौधरी जो है नाम बदल करके आ जाते हैं, उनका उम्र का अलग होता है। विजय सिन्हा जो है उनका 2 जगह उनका बताता है। क्या उनके पास तो पूरा अमला है, उसके बावजूद कैसे वो नेता है और कैसे वो शासक होंगे कि उनको अपनी ही खबर नहीं है, या फिर वो जानबूझ करके ऐसा कर। धनंजय जी जी, मैं आता हूँ हेमंत जी आपके पास। लिखा है, ये इस पे था, फेसबुक पे था कि साधारण चोर आपकी घड़ी, मोबाइल, बैग, सोने की चेन या पैसे चुराएगा, लेकिन राजनीतिक चोर आपका भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चुराएगा, इसलिए शिक्षित बनो। उसके अलावा देखिए, एक और मैंने देखा, ये भाकपा माले जो है देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहा है 9 से 11, 9 तारीख तो हो गई, आज 10 तारीख है। चुनाव चोर गद्दी छोड़, नारा भी बड़ा सॉलिड दिया, चुनाव चोर गद्दी छोड़। हेमंत भाई क्या लग रहा है बिहार? धनंजय भाई, राजनीतिक पार्टियों ने जब अपने लोगों के साथ संपर्क कम कर दिया तो उसके नारे भी निष्प्रभावी हो गए, क्योंकि जो पब्लिक रिलेशन वाले लोग जो हैं उनमें से कई लोगों की जो है जमीन से पकड़ नहीं होती, भाषा पे तो उनकी पकड़ होती है, पर जनता को कौन सी चीज प्रभावी करेगी, वो जो बैठ करके बैठकों में, वो छात्र संघ का चुनाव हो चाहे राजनीतिक पार्टियों में जो मंथन होता था और उससे जो नारे निकलते थे वो ज्यादा प्रभावी होते थे। तो अभी भी जो वामपंथी पार्टियां हैं उनकी फंक्शनिंग में ये चीज बची हुई है, तो इसीलिए उनके नारे प्रभावी होते हैं। जी ठीक है। तो हेमंत भाई, ये जो चुनाव चोर गद्दी छोड़, उसके अलावा हमने शुरुआत में वीडियो दिखाया किस तरह से तेजस्वी लगे हुए हैं, किस तरह से पूरे बिहार में चल रहा है, SIR को लेकर के सबसे ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। क्या लग रहा है, बिहार को क्रांति की भूमि कहते हैं, चुनाव आयोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, किसी को नहीं समझ रहा है। क्या आपको लगता है कि बिहार में कुछ हो रहा है? चुनाव चोर गद्दी छोड़, ये जो नारा दिया है माले ने, कहाँ तक है? जी धन्यवाद धनंजय भाई। मुझे ये कहने में थोड़ा भी परहेज नहीं है कि दुनिया का इतिहास बताता है कि कोई भी तानाशाह, चाहे कोई भी तानाशाही निजाम, वो जनता से ऊपर नहीं है। ये दुनिया का यह स्थापित सत्य है। ये दुनिया में तमाम तरह की, वो चाहे जाड़शाही हो चाहे किसी भी तरह की शाही हो, उसका खात्मा जनता नहीं किया है। और कम्युनिस्ट पार्टियों ने यह साबित किया है कि जनता के ऊपर ही निर्भर रह करके आपको कुछ करना है। जनता पर भरोसा कीजिए, वो वही आपके लिए जनता खड़ा रहेगी आपके पक्ष में, और कोई उपाय नहीं।
अभी जो कुछ हो रहा है, देखिए जो पार्टी, जिस पार्टी का नारा आपने दिखाया, उस पार्टी के समाप्त हो जाने की भी घोषणाएं होती रही। उस पार्टी से संयोगवश मैं छात्र जीवन में उससे जुड़ा हुआ था, तो जिन लोगों ने उस शहादतें दी है उन लोगों को भी मैं जानता था, और उन लोगों की शहादत के बाद भी लगा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो जनता कौन सी जनता, जो मेहनत का जनता है, उसके ऊपर रिलाय करना था। तो अभी राहुल गांधी कह रहे हो चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां कह रही, सीधा नजर आ रहा है कि आपको जनता के बीच ही अब जाना है। हमने आजादी, संविधान, लोकतंत्र ये सब हासिल किया है जनता के जरिए, जनता के पावर से, पीपुल्स पावर के जरिए। तो ये ठीक है, एक ऐसा दौर है जिस दौर में हम लोग असहाय दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी आंख दिखाई जा रही है। एक ऐसा व्यक्ति जो बैठा हुआ है मुख्य चुनाव आयुक्त बन करके, उसको किसी भी तरह की शर्मो हया नहीं है। लेकिन एक बात हम सब लोगों के दिमाग में ये साफ हो जानी चाहिए कि क्या चुनाव आयोग भूलवश ऐसा कुछ कर रहा है? चुनाव आयोग ने भूलवश SIR कराने का फैसला लिया? मैं कहता हूं कि यह बिल्कुल सुचिंतित, नियोजित कार्यक्रम है। तो उसमें ये कोई समझे कि अब वो अपना पूरा नंगा होकर के पूरा सच्चाई सबको सामने रख देंगे, ये नहीं होने वाला है। उनको पटक करके उनको नंगा करना पड़ेगा। उनका पूरा कपड़ा उतारने के लिए उनको पटक करके, उनकी छाती पर बैठ करके, और तब उनको नंगा करना पड़ेगा। ये नौबत आ गई हुई है। अब बताइए कि जो SIR करने का निर्णय हुआ, वो पहले ही दिन से सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना कि ये टाइमिंग गड़बड़ है इसका, आप दस्तावेज जो मांग रहे हैं वो गड़बड़ है, वो हम भी नहीं दे सकते हैं, ये इतने कम समय में नहीं हो सकता है। आप SIR के नाम पर आप नागरिकता साबित करने का अभियान नहीं चला सकते हैं। वो सवाल आज भी खड़े हैं। उन सवालों का जवाब देने के बदले में चीजें और सामने आई, राहुल गांधी ने और चीजों को सामने ला करके रख दिया। तो उन सवालों का जवाब देने के बदले में आप कह रहे हैं कि शपथ मत दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि हम कोई कागज नहीं दिखाएंगे। ये सब हम सब लोग अभी प्रफुल्ल सर हो, सुनील सर हो, सब लोगों ने कहा, विनय जी ने कहा कि भाई आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें साफ साफ ये है कि जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है वो तो डिस्प्ले होता है। हम लोग बचपन से देख, जब से हम लोगों ने होश संभाला है, जब से ये समझने लगे हैं कि ये वोटर लिस्ट क्या होता है, तो हम लोगों ने देखा है अपने गांव के स्कूल पर चिपकाते हुए उसको, और वो उसका एक कॉपी गांव के स्कूल के मास्टर के पास या उससे प्रमुख लोग जो होते थे उनके पास आ जाती थी, जो प्रत्येक गांव का आदमी जाकर उसको अपने ढंग से चेक करता था कि किसका नाम है, किसका कटा है, फिर उसको भरना पड़ता था। तो ये जो बिल्कुल सामान्य सी प्रक्रिया है उसको भी दुरूह बना दिया गया। अब कह रहे हैं कि नहीं देंगे। SIR कहा जा रहा है कि पहले भी होता था। क्या SIR पहले होता था कि पुरानी लिस्ट को ओमिट करके और नया मांगा जाता था? ऐसा SIR कोई 2003 वाला SIR मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को, प्रफुल्ल सर को याद होगा क्या ऐसा हुआ था कि नहीं ये पूरी लिस्ट जो है कोरा कागज बना दिया गया, इसको अब नए सिरे से दीजिए आप। इनकी जो चालबाजी है, अभी जो इन्होंने जो 8 तारीख को जो प्रेस नोट जारी किया, उसमें पहले जो दिखा रहे थे कि संभावित मृत, संभावित स्थानांतरित, ये सब लिखा हुआ था। अब उसको कर क्या दिया है इन्होंने कि रिपोर्टेड डेड, रिपोर्टेड स्थानांतरित। ये शब्दों की देखिए जुगाड़, ये कैसे ये चलबाजी कर रहे हैं। पहले संभावित, अब रिपोर्ट कहां से इनके पास आ रही है? कौन रिपोर्ट कर रहा है? कौन BLO रिपोर्ट कर रहा है? मौसा जी दे रहे हैं, मौसा जी रिपोर्ट दे रहे हैं। अभी सिवान की एक सूची में देख रहा था, अभी 1 मिनट में आपको बता रहा हूं। उस सिवान की सूची में उसमें है कि एक ऐसी सूची आई है सिवान की, उस हरनौत की और 4-5 विधानसभा क्षेत्र की, जिसमें मतदाता की उम्र जो है वो 124 साल, 115 साल, 119 साल इस तरह के हैं। ये कौन भर रहा है? 124 साल का मतदाता कहां से आ रहा है? 115 साल का, 120 साल का मतदाता, ये
तो ये इसीलिए नहीं देना चाहते हैं कि अब इनको सब कुछ छिपाना है, ये छिपाने के लिए ही कर रहे हैं ताकि कोई चीज अब राज फाश नहीं हो, उसको उस पर उसकी पर्दादारी करनी है इनको, इसलिए कि इनको ये लग रहा था कि ये धीरे धीरे हम निकल जाएंगे, लेकिन ये जब फंसते जा रहे हैं तो ये चाहते हैं कि किसी तरह से उसको छुपाया जाए। अब अभी आज जो ये इनका सीपीआईएमएल के महासचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया है पटना में, उसमें उन्होंने तीनों कैटेगरी में बताया है कि कैसे 3 दिनों के भीतर 19 जुलाई से लेकर के और 21 जुलाई के बीच में अचानक वो मरे हुए, स्थानांतरित, लापता, ये सारे लोग सारे वोटरों की संख्या अचानक बढ़ गई। फॉर्म वितरण जो है वो उसी जगह है और इनकी संख्या इंक्रीज कर गई। ये खेल कौन कर रहा है? ये रिकॉर्ड ये अपने ही कागजात से ये पकड़े जा रहे हैं, पकड़ने की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट कितनी ईमानदारी से इन सब चीजों को की विवेचना करता है और किसी नतीजे पर पहुंचता है। ये पूरी की पूरी बेईमानी इनकी पकड़ी गई है, लेकिन इसकी इनकी हिम्मत देखिए, ये हिम्मत कहां से पा रहे हैं? हिम्मत पा रहे हैं बिल्कुल इनके साथ सरकार है, सरकार इनके पीठ पर खड़ी है और सरकार ने तो बनाया ही उसी तरह का इनका पूरा ढांचा बना दिया है कि सरकार का ही नियंत्रण रहेगा, सरकार का ही निर्देश ये पालन करेंगे। तो इस तरह का ये बना करके ये पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अंतिम तौर पर पॉलिटिकल पार्टियों को, मैंने कल भी आपको इस पर कहा था और आज भी कह रहा हूं कि आपको जनता के बीच में जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। हम लोग तो छात्र संगठन में थे तो उस समय तो बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। मैं 20 किलोमीटर तक अपना ब्रीफकेस अपने माथे पर रख करके चला हूँ, 20 किलोमीटर पहाड़ियों में, जहां मुझे जाना था मैं गया, जनता के बीच में मुझे कहा गया था जाने के लिए और मैं गया था। तो ये राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को बोरिया बिस्तर का पीठ पर बांध करके और गांव में कैंप करना होगा, किसी खलिहान में, किसी चौर में, किसी मैदान में आपको डेरा डालना पड़ेगा। अब मुझे ये आजादी की दूसरी लड़ाई टाइप की चीज लग रही है, दूसरा कुछ नहीं है। ये चाहते हैं कि बस मतदाता जो है वो किनके काटे जा रहे हैं वो साफ साफ संकेत है। चुनाव इनको बीजेपी को जितवाना है और इसलिए ये पूरा का पूरा इस तरह का खेल कर रहे हैं। और ये रोज बरोज जिस तरह से अपना संकेत दे रहे हैं, सरकार जिस तरह से इनके साथ खड़ी है। मैंने कल कहा था कि जिस तरह से अमित शाह जी आए थे और उन्होंने जो कहा वहां सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में, वो सीधा सीधे दिखाता है कि इस देश का गृह मंत्री जब इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल रहा है तो वो कैसे चुनाव आयोग से सवाल कर सकता है कोई सरकारी पक्ष, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री, की भाई ये आप क्या कर रहे हैं, कैसे गलत हो रहा है। जब वो खुद कह रहे हैं कि लालू यादव चाहते हैं कि बिहार में जो बांग्लादेशी हैं वो मतदाता बन जाएं, बांग्लादेशी आकर के आपके बच्चों की नौकरी छीन ले, बच्चों की नौकरी हासिल कर ले, उनके बदले में नौकरी करने लगे। इस तरह की बातें जब अगर गृह मंत्री करते हो तो एसआईआर पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से कुछ उम्मीद की जा सकती है कि वो चुनाव आयोग को हरकाएंगे कि अरे ये सब गलत हो रहा है, आप ये बंद कीजिए ये सब। तो ये तो मुझे लगता है कि मैंने कहा कि सब कुछ सब लोग मिल करके कर रहे हैं, सरकार मिली हुई है, पार्टी मिली हुई है, संघ परिवार मिला हुआ है, ये सब मिल करके कर रहे हैं। इसलिए इनको किसी तरह का डर भय नहीं है। इनको लगता है कि अब सैया भय कोतवाल फिर डर काहे का, तब जब बैठे कोतवाल ही सैया है तो हमको किस बात का डर है। तो वो इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं और मुझे लगता है कि अब विकल्प ये है कि जनता के बीच में जाया जाए। सुप्रीम कोर्ट अंतिम तौर पर क्या करता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो फर्जीवाड़ा पूरी दुनिया समझ रही है। हाँ, ये है कि जिस तरह के जमाने में दौर में लोग गुजर रहे हैं, अब पूरी मीडिया उनके साथ मिली हुई है। अब देखिए कि उस दिन जितने अखबारों ने खबर छापा, कुछ लोगों ने तो, जैसे कि अखबार में हम लोग रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि अब जैकेट क्या होता है और भीतर का पन्ना में फर्स्ट पेज क्या होता है, वो सब लोगों को कैसे धोखा दिया जाता है। अब पता चलता है कि ऊपर में एक अलग आपने फर्स्ट पेज बना दिया, उसके भीतर में एक फर्स्ट पेज बना दिया, तो राहुल गांधी वाली खबर भीतर 4 नंबर पेज पर चली गई और वो भी कहेंगे कि नहीं देखिए हम तो इसको लीड बनाए हैं, लेकिन वो भी बनाने में लोगों ने संकोच किया।
उतना भी अब इतना बड़ा खुलासा हो रहा है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी का बयान आ रहा है कि हम किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े किसान प्रेमी जिनके राज में 700-800 किसान मारे गए और साल 2 साल तक लोग वहां रोड पर बैठे रहे और उनके किसान प्रेम का डंका लोग पीट रहे हैं, तो इन मीडिया वालों को तो गाली देने का मन करता है, लेकिन हम लोग गाली यहाँ नहीं दे सकते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, सब लोग गाली से अब काम नहीं चलेगा। आते हैं सुरेंद्र भाई साहब के पास, वो ज्यादा अनुभवी हैं इस मामले में, दौड़ाए भी हैं लोगों को सुरेंद्र भाई साहब। लेकिन ये जो हेमंत भाई ने बात कही बीच में, मुझे उधर दिखाई पड़ रहा है, कई साथी लिख रहे हैं। अब देखिए सुरेश गायकवाड़ जी लिख रहे हैं कि जन आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है, जन आंदोलन। एक और साथी लिख रहे थे, 3-4 बार लिख दिया था, हमने कहा अरे यार ये क्या कर रहे हैं। तो खैर, अब दूसरी आजादी की एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहली बारी लड़ाई लड़ी थी तो हमने 90 साल लग गए, और 90 साल लगने के बाद अंग्रेजों को भगाया, और वो तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही खुद ही चले जाते, हुट मुट के गांधी जी का नाम दे दिया। तो अंग्रेज खुद ही जा रहे थे कि ये भैया रख लो, अब हमसे नहीं समझेगा। तो क्या हम लोग इंतजार करें कि मोदी जी कहें और या भाजपा RSS वाले कहे कि भैया अब हमसे नहीं समझेगा, ये देश ले लो? क्या जरूरत है लड़ने की? क्या तब तक हमको इंतजार करना चाहिए, या राहुल गांधी कह रहे हैं कि आइए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है उसको ठीक करिए? पब्लिक क्या करे, राहुल गांधी के पास जाकर के ठीक करवाए या इंतजार करे? जी धनंजय जी, मैं सो गया था 1 घंटे के लिए, और अभी मैं नींद में हूं। तो आपको बताइए, जनतंत्र अभी है देश में कि खत्म हो गया? घंटा भर में मैं सो गया था, तो पहले ये कंफर्म कीजिए जनतंत्र है कि नहीं है। संसद है, जनता है, सब है, कहाँ कोई गया? आप सो गए, लेकिन बाकी लोग भी सोए हुए थे थोड़ी देर, लेकिन है। अच्छा चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि मैं इतनी देर सुन रहा, मैं समझ नहीं आ रहा कि तख्ता पलट हो गया है कि ज्ञानेश कुमार ने भी देश पर कब्जा कर लिया है। तो चलिए, अब चुनाव आयोग, आप कह रहे हैं कि वो अज्ञानवश कह रहा है कि जानबूझ कर कह रहा है। मैं कह रहा हूँ धूर्तता के कारण, धूर्तता से कह रहा हूँ। उसको मालूम है जो हम कह रहे हो गलत है, और मुझे लगता है चुनाव आयोग कह भी नहीं रहा। चुनाव आयोग को बाकायदा कहीं से डिक्टेशन दिया जाता है कि ये फाइल कर देना है, या हो सकता है जैसे PMO से बैठ करके मीडिया को इंस्ट्रक्शंस रोज जाते हैं कि आज क्या करना, आज कौन सी खबर चलानी, कौन सी डाउन करनी है, कौन इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेगा, कौन रावलपिंडी का कब्जा कर लेगा। उसी तरह लगता है सब मुझे फीड किया जाता है चुनाव आयोग को। तो चुनाव आयोग डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि कोई इस ढंग की मुफ्तापूर्ण बात तो नहीं कर सकता। हम तो भूल गए, अभी पिछले ही चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, इस लखनऊ में मतदाता जागरूकता रैली आयोजित की गई थी। तो मैं चूंकि एक जर्नलिस्ट यूनियन का संरक्षक हूं, तो मुझसे जो यहाँ के नगर कमिश्नर, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर हम चाहते हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, तो आपका भी पार्टिसिपेशन अगर आपकी यूनियन का हो तो हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोगों ने बहुत बड़ी मतदाता जागरूकता रैली निकाली। अब हमें क्या पता चला कि मतदाता इतना जागरूक हो जाएगा, कुछ चुनाव आयोग घबरा जाए कि कुछ जरूरत से ज्यादा जागरूक हो गया है, इसके नाम हम काट के निकाल दो। तो हम सबके नाम ही निकाल दे रहा, निकाल रहा, बता भी नहीं रहा है कि कौन कौन के नाम हमने निकाले। अभी हमारे हेमंत जी ने बड़ी हमें आश्चर्यचकित करने वाली खबरी है, 114 साल का मतदाता, 115 साल का मतदाता। तो ये सब तो इनाम, मतलब रिकॉर्ड वाले, इनको तो भारत रत्न और इस सबसे सम्मानित किया जाना चाहिए। ये कहाँ इतने अनुभवी और इतना दीर्घजीवी लोग, क्योंकि अब तो मेरे ख्याल 110 पर का भी कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाई पड़ता। कोई यदा कदा कोई 100-102 साल का हो जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि भाई सोर्स ऑफ डेथ क्या है? ये जितने शमशान घाट है वहां पर ये ज्ञानेश के एजेंट बैठे रहते हैं, कहाँ से खबर मिलती कि ये सब मर गए? वैसे कि इसका एक डिपार्टमेंट होता है जहां जाता है केंद्र में रिकॉर्ड, तो मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, तो वो अगर उससे लिया होता तो बताते। इन्होंने तो सोचा हम कह देंगे कि मर गए, तो जनता है कि अच्छा मर गए तो अच्छा हुआ, इतनी महंगाई में जिंदा रहने की क्या जरूरत है। लेकिन अब वो बिहार के लोग हैं, उनका हम भी भूखे,
तुम भी भूखे हो, ये बताओ तुम मरे कैसे। अब चुनाव आयोग बताने में असमर्थ है कि कैसे हम बताए कैसे मर गए। अच्छा, और ये कौन सा फार्मूला था जिससे ये तय हुआ कि लोग स्वेच्छा से बिहार छोड़ के दूसरे जगहों के मतदाता बन गए? भाई ये तो कोई लिख के देगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि जो मजदूर जाता कोई लिख के आता। इवन हमारे यहाँ भी जो लखनऊ में छत्तीसगढ़ और कहाँ से जो मजदूर आते हैं तो सब वो चुनाव के समय जाते हैं। कई बार ऐसा होता है घर में काम पूरा होता तो हम कहते हैं भाई ये करने भी अब तो चुनाव है, चुनाव के बाद लौटेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई, सुरेंद्र भाई साहब, सुनील भाई साहब, बने भाई, आप पांचों का बहुत बहुत आभार। और आभार आप तमाम साथियों का